डायबिटीज पे काम करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका एलोपैथिक के पास अभी तक कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इलाज क्या होता है, इलाज वो होता है कि आपने बीमार पड़े हैं, आपने गोली खाई, दवाई खाया, जूस पिया या कोई जड़ी बूटी खाई, कुछ दिनों के बाद आप ठीक हो गए, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मगर एलोपैथिक में जब आपको शुगर होता है, आप बात को समझना, जब शुगर होता है, शुगर से शुरू होता है आपका गोली, दवाइयाँ शुरू हो जाती है आपकी शुगर होने पे, और वहाँ डायबिटीज़ तक पहुँचने में और क्रोनिक डायबिटीज़ तक पहुँचने में बाद भी क्रोनिक दवाई यानी कि डायबिटीज़ तक पहुँचने के बावजूद भी वह दवाई बंद नहीं होती, अर्थात पूरी जीवन दवाई खाने के बावजूद भी वह डायबिटीज शरीर से कम नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एलोपैथिक का डॉक्टर रिकॉर्ड में ये लिखता है कि मैंने एक साल में इतने मरीजों को, डायबिटीज के पेशेंटों को देखा, इतने पेशेंटों को मैंने देखा, मगर कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मैंने डायबिटीज के एक पेशेंट को ठीक किया है। मुझे तो मिला नहीं है, मैंने गूगल से पूछा, मुझे मिला नहीं। अगर आप लोगों को कहीं मिलता है तो ज़रूर मुझे बताएं कि शायद हो सकता है ये मैंने गलत बात बोला हो, तो मैं इसमें सॉरी बोलूँगा, है ना। तो मैंने जब गूगल से पूछा कि विश्व में कहीं भी एक पेशेंट ऐसा है जो एलोपैथिक की दवाई खाने के बाद वह डायबिटीज मुक्त हो गया है और उसकी दवाई छूट गई है, तो इसका कोई भी जवाब नहीं आया। मगर न्यूरोथेरेपी में हम अद्भुत रिजल्ट दे रहे हैं, अद्भुत प्रयास करके अद्भुत रिजल्ट दे रहे हैं और लोगों को लाभ दे रहे हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं। जो क्रोनिक बीमारियां लेकर साथ में डायबिटीज लेकर आते हैं, यानी कि अन्य नाना प्रकार की बीमारियों के साथ में जब वो डायबिटीज भी साथ में लेकर हमारे पास पेशेंट पहुंचता है, तो हम पहले उसके डायबिटीज को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। और जब डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है तो जब हम वो जो अपने साथ में हम लोग जिन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं या जिन पेन पॉइंटों का इस्तेमाल करते हैं, उन पेन पॉइंटों के लाभ से उसकी डायबिटीज भी कंट्रोल होती है। साथ में जो उनके अंदर आए नाना प्रकार की बीमारियां हैं उसमें भी उनको राहत प्रदान होती है, वह स्वस्थ लाभ लेते हैं। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट से होता है ये भी। तो न्यूरोथेरेपी में उम्मीद है, यानी कि आशा की एक किरण के रूप में न्यूरोथेरेपी है, जहां से लोगों की आशाएं किरण डूब जाती हैं, आशाएं टूट जाती है, वहां से न्यूरोथेरेपी उनके लिए खड़ा होता है। और न्यूरोथेरेपी में पेशेंट भी तभी आता है जब उसे दवाइयों का कोई एहसास नहीं होता है, यानी कि दवाई उसके शरीर में जब काम नहीं करती है, तब वो न्यूरोथेरेपी की तरफ आता है, इससे पहले नहीं आता। जबकि क्या होना चाहिए, हमें पहले अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति की तरफ जाना चाहिए, जैसे घरेलू नुस्खे ले। पहले कोई समस्या खड़ी हो, सर कौन बोल रहा पहले उसको कहिए सर चुप रहने के लिए। म्यूट हो जाइए प्लीज, म्यूट हो जाइए आप सभी, पहले हम म्यूट हो जाइए, जो भी है म्यूट हो जाइए आप, है ना। तो पहले हमें घरेलू चिकित्सा प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात हमारे मसाले के डब्बे वगैरह या हमारे अगल बगल में जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, इनसे हमें पहले प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर उससे भी कुछ फर्क ना पड़े तो हमें न्यूरोथेरेपी की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूरोथेरेपी जो है वो बिना दवाइयों के जो सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं, हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं, जो उनसे बनने वाले जो हार्मोन हैं, तो सबसे पहले अल्टरनेटिव की तरफ आना चाहिए पेशेंट को, यानी कि चाहे हम हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति भी हो, सबको पहले घर में जो रखा हुआ सामग्री है पहले उनका प्रयोग करना चाहिए।
अगर उसे नहीं हो रहा है तब न्यूरोथेरेपी की तरफ आए। न्यूरोथेरेपी बिना दवाई के आपको ठीक करने का प्रयास करेगी, और प्रयास नहीं करती भी है, रिजल्ट देती है न्यूरोथेरेपी, क्योंकि न्यूरोथेरेपी को मालूम है कि किस समस्या में क्या समस्या होती है। यानी कि न्यूरोथेरेपी जो है बीमारी पे नहीं, बीमारी के जड़ पे काम करना जानती है, बीमारी के बारे में जानती है। न्यूरोथेरेपी को यह मालूम है कि कहां पर हमें काम करना है। जब हम उस सिस्टम को सही कर देते हैं, उस सिस्टम के द्वारा कार्य को सुधार देते हैं, तो बड़ी से बड़ी बीमारी, क्रोनिक बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाती है। अगर फिर भी न्यूरोथेरेपी से ठीक ना हो तब आप दवाई के तरफ जाइए, तब आप दवाई के तरफ जाइए। मगर ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो पहले क्या होता है, पहले दवाई के तरफ जाते हैं, फिर दवाइयाँ शरीर में काम करना जब बंद कर देती हैं, जब उन दवाइयाँ खाते खाते जब शरीर ऐसा हो जाता है कि अब दवाई काम नहीं कर रही है, तब वो अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ आते हैं। इससे पहले नहीं आते हैं। फिर क्या होता है, शरीर इतना बिगड़ चुका होता है, इतना डैमेज हो चुके होते हैं ऑर्गन, इतने हार्मोन बिगड़ चुके होते हैं कि उन्हें सुधारने के लिए टाइम, समय लग जाता है, और मरीज के पास इसके लिए टाइम नहीं होता है। मरीज सोचता है कि ये न्यूरोथेरेपी सेंटर में मैं पहुंचा और एक ही ट्रीटमेंट से मैं अमर हो जाऊं। भाई ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट पद्धति है, इसमें समय लगता है, टाइम लगता है। उसी तरह से हर न्यूरोथेरेपिस्ट को भी समय लगता है काम करने में, उसको भी शांत रहना चाहिए, शांत रहकर ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट उसे शांत रहकर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है कोई बीमारी जब आती है उसे ठीक होने में समय लगता है। ना ही कोई बीमारी रातों रात आती है और ना ही कोई बीमारी रातों रात जाती है। किसी बीमारी को आने के लिए महीनों सालों की मेहनत होती है, तब जाकर कोई बीमारी आती है, और कई सालों की मेहनत के बाद बड़ी बीमारियां आती है, और कई और सालों की बड़ी मेहनत के बाद तब क्रोनिक बीमारियां होती है। कुछ भी एक दिन में नहीं हो सकता कि आज कब्ज हुआ और कल से एसिडिटी बनने लगी या कोई ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए बीमारी लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नियम का पालन नहीं करना पड़ता है, लाइफ स्टाइल खराब करनी पड़ती है, टाइम से सोना नहीं है, टाइम से खाना नहीं है, अंट संट खाना है। ऐसे कई सारी उपलब्धियों के साथ में शरीर में बीमारियां आती हैं। फिर उन बीमारियों को ठीक करने के लिए जब न्यूरोथेरेपी सेंटर में पेशेंट आता है तो उन्हें लगता है कि आज ट्रीटमेंट दिया और कल वह पेशेंट अमर हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर न्यूरोथेरेपिस्ट को बिल्कुल शांत होकर, जो पहला ट्रीटमेंट है नॉर्मल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल का कहने का मतलब नॉर्मल अजी नॉर्मल के बारे में नहीं बोल रहा मैं, नॉर्मल का मतलब है उस दिन का पेशेंट के अकॉर्डिंग जो हमें छोटे से छोटा फार्मूला देकर उसको बॉडी को सही करने के लिए जो भी जरूरत है उसको देना चाहिए। जैसे बॉडी टेम्परेचर का सही होना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी टेम्परेचर सही नहीं होगा तो हार्मोन, एंजाइम इत्यादि सही ढंग से नहीं बनेंगे, पाचन एंजाइम नहीं बनेंगे। जब पाचन एंजाइम नहीं बनेंगे तो जो भी चीज आप खाएंगे उसका पाचन होगा ही नहीं और वो बॉडी में लगेगा ही नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है, पाचन एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, या हार्मोन नहीं रिलीज होता है, या हार्मोन रिलीज हुआ तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जिसको काम करना है। तो ऐसे कई बाधाओं के कारण क्या होता है, हमारा सिस्टम गड़बड़ होता चला जाता है। तो इसीलिए हर न्यूरोथेरेपिस्ट जानता है कि पेट की बीमारी के कारण, पेट की समस्या के कारण सारी बीमारियां आती हैं। इसीलिए न्यूरोथेरेपी में नाभि को केंद्र मानकर नाभि के चारों तरफ के दर्द को जब हम निकाल देते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी का अपने आप इलाज हो जाता है, अपने आप इलाज हो जाता है। तो इसी तरीके से जब तक हम एक सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, एक सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, तब तक हम एक चीज को नहीं पकड़ पाएंगे ढंग से।
हम सबको आज की ज़रूरत है, 2021 की जरूरत, 2025 की ज़रूरत है, 21वीं सदी की ज़रूरत है कि हर न्यूरोथेरेपिस्ट को स्पेशलिस्ट बनना ही पड़ेगा। अगर वह स्पेशलिस्ट नहीं बनेगा तो समस्याएं खड़ी रहेंगी हमेशा, क्योंकि जब आप स्पेशलिस्ट बनेंगे, बनने के बाद जब एक सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको सारे सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, सारे सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। क्योंकि आपने अगर डायबिटीज का पेशेंट को देखना शुरू किया तो आपको उसको यूरिया भी ठीक करना पड़ेगा, उसे कब्ज भी ठीक करना पड़ेगा, उसकी हीमोग्लोबिन भी ठीक करनी पड़ेगी, उसकी विटामिन डिफिशिएंसी भी ठीक करनी पड़ेगी, उसकी अस्थमा भी ठीक करनी पड़ेगी, उसके कमर के दर्द को भी ठीक करना पड़ेगा, उसके गर्दन के दर्द को भी ठीक करना पड़ेगा, घुटने को भी ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, कोई ऐसी समस्याएं भी आ जाए, उनको भी हमें ठीक करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जबकि आपने तो सब्जेक्ट चुना है, एक जो भी एक सब्जेक्ट चुना है उसके आधार पर इन सबको पे भी काम करना पड़ेगा आपको। क्योंकि सिर्फ ये तो है नहीं कि कोई पेशेंट जो आएगा आपके पास, आपको आप मान लीजिए कि आप पेट पे काम करते हैं, आपने बोला मैं पेट पे काम करूंगा और नाभि नले कोड़ी इत्यादि को ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो जब पेट की समस्या लेके पेशेंट आपके पास आएगा तो वो खाली पेट की समस्या लेके नहीं आएगा, उसको हाई बीपी भी हो सकता है, उसको थायराइड भी हो सकता है, उसको लंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अस्थमा भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, लो बीपी भी हो सकता है, हाई बीपी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसको अटैक भी आ गया हो, पैरालिसिस भी हुआ हो, ब्रेन से भी संबंधित समस्या हो उसको, ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। वो सिर्फ पेट लेके नहीं आएगा। मगर आपने जो पेट का सब्जेक्ट चुना है, जब आप पेट को ठीक करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। और आपको पता है कि अगर इसको डायबिटीज है तो मुझे 10 पेन देना चाहिए। अगर किसी को ग्लूकोज कम होता है, उसके शरीर में ग्लूकोज कम बनता है, आपको पता है कि 4 पेन दे के चलना पड़ेगा मुझे। अगर उनको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको मालूम है मुझे इन्फेक्शन के लिए फार्मूला देना पड़ेगा। अगर उसको इन्फ्लामेशन हुआ है तो इन्फ्लामेशन के लिए 30 मेडुला का इस्तेमाल करेंगे आप। अगर उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है तो आपको एडीआर मालूम है, एडीआर मालूम है। तो ऐसी चीजों को ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगी। मगर जब तक आपको सब्जेक्ट एक नहीं चुनेंगे तो आप भटकते रहेंगे दाएं बाएं। ये मुझे लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में रखा। ठीक है, आज के समय में हमारे बीच में बहुत सारे न्यूरोथेरेपी ग्रुप एक्टिवेट हो गए हैं और उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत अच्छे लेक्चर चल रहे हैं न्यूरोथेरेपी को लेकर, बहुत अच्छे सुझाव दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है न्यूरोथेरेपी के बारे में, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। मैं इसके लिए जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गुरु जी के सपने को पूरा कर रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि वो न्यूरोथेरेपी को जी रहे हैं, न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ा रहे हैं, जरूरतमंद तक न्यूरोथेरेपी को पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने छोटी सी बात को याद रखा है कि हम सभी को डिसाइड करना पड़ेगा, खुद को प्रेजेंटेशन के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या चुनना है। जो आपको पसंद है उसको सब्जेक्ट को चुन लीजिए और उस पर शुरू हो जाइए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं डायबिटीज पर। डायबिटीज के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, डायबिटीज 2 प्रकार की डायबिटीज है। कितने प्रकार की डायबिटीज है? 2 प्रकार की डायबिटीज है। एक है लाइफस्टाइल डायबिटीज, है ना, और एक है जिसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो क्रोनिक होती है। क्रोनिक अर्थात वो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स है वह बन नहीं पाते हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लेके पैदा होते हैं, यानी कि हाइपर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी बीमारी लेके पैदा होते हैं। तो उनके अंदर ये पेनक्रियाज में बनने वाला जो सेल्स है बीटा सेल्स, वह बन नहीं पाता है, जिसके कारण से उनके अंदर इंसुलिन की कमी रहती है। तो उन्हें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। क्या? बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर बीटा सेल्स का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो बीटा सेल्स का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत सबको जानना चाहिए। इसके विषय में मेरी नवल सर से भी बात हुई
उसके बाद आचार्य जी से, आचार्य जी से भी मेरी बात हुई, तो उनको भी बताया, मैंने इसके बारे में जानकारी दी है, मैंने बताया कि सर आप इस पे कोई फार्मूला बनाइए इस सिस्टम पर। तो उन्होंने बोला है मैं इसको समझता हूँ, मगर हम लोग पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। फार्मूला जब बनेगा तो हम लोगों तक वो जरूर पहुंचेगा और आप लोगों तक जरूर पहुंचेगा वो, ठीक है ना। मगर हम लोग जान के भी अगर हम समझ गए तो हम खुद उस फार्मूले को बना पाएंगे। तो क्या बोला मैंने, टाइप 1 डायबिटीज जो जेनेटिक होता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी बीमारी लेकर, जिसमें अपने ही सेल्स को मारती है हमारी इम्यूनिटी, जिसके कारण से बीटा सेल्स को खत्म कर देता है, ठीक है, जिसके कारण होता है। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज पर। टाइप 2 डायबिटीज ये लाइफ स्टाइल डायबिटीज भी है, यानी कि लाइफ स्टाइल से, क्योंकि ये पैदाइशी नहीं होता है या हमको 1-2 साल में नहीं हुआ है कि छोटे बच्चे को हो गया है, ऐसा नहीं है। ये होता है 30 साल के बाद। ये कब हुआ, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद डायबिटीज हुआ। जब आपको 30 साल तक डायबिटीज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपका खान पीन सही नहीं है, आपका खान पीन सही नहीं है, या आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जिसके वजह से आपके रनिंग ठीक ना होने के कारण, या पारिवारिक क्लेश या डिप्रेशन ज्यादा लेने के कारण, है ना, ऐसी चीजों के कारण हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है। सिस्टम क्या बिगड़ जाता है, इसमें कई कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के एक कारण नहीं है कि अगर हम कहने लगे कि इंसुलिन की कमी के वजह से डायबिटीज होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। मगर कई बार देखा जाता है कि पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो भी ठीक है और इंसुलिन भी सही मात्रा में बन रही है, फिर भी डायबिटीज हो रहा है, फिर भी डायबिटीज हो रहा है। अगर किसी को फैटी लिवर हो जाए तो भी डायबिटीज हो जाता है, या किसी के पेनक्रियाज में सोमेटोस्टेटिन नहीं बन रहा है, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन का काम है इंसुलिन को रोकना, यानी कि सोमेटोस्टेटिन अधिक बनने लगे तो भी यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में कोर्टिसोल बनता है। अगर कोर्टिसोल हाइपर हो जाए तो कोर्टिसोल का काम है, जब कोर्टिसोल निकलता है तो इंसुलिन को रोक देता है। कोर्टिसोल निकलेगा तो इंसुलिन को रोक देगा। अगर कोई लोग लंबे समय तक टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उन चिंता करते हैं ज्यादा, तो उन लोगों में कोर्टिसोल का स्तर जब लगातार बढ़ता रहता है तो जिसके कारण से इंसुलिन सही ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके कारण से रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो कारण कई हो सकते हैं। इसके अलावा सेल्स रिसेप्टर का मतलब जो ग्लूकागॉन हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होता है, वह लीवर के पास जाता है, लीवर उसे ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। तो जो लीवर जब एक्स्ट्रा हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाती है, तो पेनक्रिया से इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन जाके लीवर को बोलता है भाई ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, अब जो ग्लूकोज बन चुके हैं उनको ग्लूटामेट में परिवर्तन कर दो, उसे परिवर्तन कर दो। तो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को पढ़ के ग्लूटामेट में परिवर्तन कर देता है और ग्लूटामेट को ले जाकर इंसुलिन क्या करता है, रिसेप्टर में डाल देता है। तो कई बार क्या होता है, लीवर की समस्या के कारण भी हो सकता है, कई बार पेनक्रियाज से निकलने वाला ग्लूकागॉन भी अधिक रिलीज हो सकता है, जिसके कारण से जब ग्लूकागॉन अधिक रिलीज होगा तो लीवर के पास बार बार जाएगा और लीवर को जाके बोलेगा कि भाई ये ले ग्लूकोज बना। तो लीवर क्या काम क्या है, ग्लूकोज बनाना, लीवर का काम है ग्लूकोज बनाना। तो लीवर फटाफट ग्लूकोज बनाने लग जाता है। ऐसे ही लंबे समय तक जब चलता है, ये प्रक्रिया जब लंबे समय तक चलती है तो शरीर के अंदर बीमारी इन्फ्लामेशन आने लग जाता है। तो इन्फ्लामेशन के कारण हमारी जो इम्यूनिटी है वो हाइपर होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है,
क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं उनको सही रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, खून की कमी होने लग जाती है, जिसके कारण से टिश्यू डेथ होने लग जाते हैं, सेल्स मरने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कई सारे कारणों के बाद डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ग्लूकोज की कमी के वजह से ही डायबिटीज हो सकता है। तो हमें लक्षण को समझना है, उसको जानना है, जानने के बाद पहचानना है। जब हम पहचान के सही ट्रीटमेंट करेंगे तो एक ही छोटे से फार्मूले से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, डायबिटीज को समझ पाएंगे, डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, उसे क्रोनिक डायबिटीज होने से बचा पाएंगे। क्योंकि रक्त में जब लंबे समय तक इंसुलिन जमा रहता है तो हमें कई सारी बीमारियां आ सकती हैं, आती हैं। तो चलिए, ये तो था हमारी छोटी सी जानकारी। अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में समझते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज को समझने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण क्या है और क्यों आ सकता है ना। अभी तक तो हमने बात किया, ठीक है, अलग अलग चीजों पे बात किया हमने, ठीक है। इसके अलावा अब हम समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण के बारे में। सबसे पहले लक्षण के बारे में समझते हैं। लक्षण में क्या क्या हो सकता है? अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अत्यधिक भूख लगना, थकान, आंखों की कमजोरियां यानी कि धुंधलापन दिखना, धीमी गति से ठीक होने वाले घाव यानी कि कोई जख्म लग जाए तो वह बड़ी स्लो ठीक होता है, बहुत धीमी गति से ठीक होता है। त्वचा का रंग काला पड़ना, जैसे गर्दन में और हमारी बगल में कालापन आना, ठीक है ना, ये लक्षण है। हाथों पैरों में सुन्नपन आना, झुनझुनी होना, चींटियां जैसे चींटियां चलती हैं ऐसा महसूस होना, है ना। उंगलियों में एक उंगलियां सुन्न हो गई, पैरों की हो सकती है, हाथ की हो सकती है, या उसमें भारीपन महसूस हो सकता है, चुभन महसूस हो सकता है, या दर्द महसूस हो सकता है ना। हाथों पैरों में जलन हो सकती है। अगर आप चल रहे हैं नंगे पैर तो आपको महसूस होगा कि आप गद्दे पे चल रहे हैं, कोई डल्लप पे चल रहे हैं, गद्दे पे चल रहे हैं, और आपके पैरों के नीचे से चप्पल निकल जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। तो ये ऐसे लक्षण डायबिटीज में आते हैं। तो इसमें से कुछ है क्रोनिक में यानी कि मधुमेह न्यूरोपैथी में। क्रोनिक का मतलब मधुमेह न्यूरोपैथी, है ना। उसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डेथ होने लग जाते हैं, उनकी सूचना तंत्र जो है वो बाधित होने लग जाती है, जिसके वजह से क्रोनिक में माना जाता है। जैसे हाथ पैर सुन्न होना, झुनझुनी होना, चींटियां जैसे काटना, हाथ पैरों में जलन होना, पैरों के नीचे गद्दे सा महसूस होना, ये सारी चीजें आने लग जाती है क्रोनिक भाव में, ठीक है। ये हमारे लक्षण है। लक्षण के आधार पर ही अगर दवाई खाए व्यक्ति तो वह बहुत हद तक अन्य क्रोनिक बीमारी से बच सकता है। जैसे कि अगर कोई डायबिटीज का दवाई खाता है तो उसका बीपी बढ़ना यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम होना और किडनी का प्रॉब्लम होना स्वाभाविक बात है। आगे चलकर उसको किडनी की बीमारी भी होगी और हार्ट की बीमारी भी होगी, ठीक है। इसके साथ में फिर वो नींद की दवाई भी खाएगा, डिप्रेशन की दवाई भी खाएगा, है ना। तो ऐसे एक के साथ में एक फ्री है, कॉम्बो है ये। अगर किसी को किडनी की समस्या है और वह लंबे समय तक दवाई खाता है तो उसको डायबिटीज होगा और हाई बीपी की शिकायत होगी। और किसी को अगर हाई बीपी की शिकायत है या हार्ट फेलियर की समस्या है, अगर वो दवाई लंबे समय तक खाएगा तो उसको डायबिटीज भी हो सकता है, उसको किडनी भी हो सकती है, किडनी की बीमारी भी हो सकती है। ये तीनों के तीनों त्रिकोण है, एक दूसरे के साथ ये लोग मिले जुले काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं।
अब आप अनुमान लगा के देखिए, पेन क्रियाज, लेफ्ट में किडनी है, राइट में किडनी है, और लीवर भी लेफ्ट और राइट दोनों में है, और हार्ट एक तरफ है। तो आप उसको बना के देख लीजिए, त्रिकोण बनेगा अपने आप। तो ये एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर डायबिटीज आ जाए, टाइप 2 डायबिटीज ना आए, उसके लिए लाइफ स्टाइल को सुधारना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे एक्सरसाइज करना, अधिक व्यायाम करना, और हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा व्यायाम जरूर करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करने के लिए मूड बनाते हैं तो आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन का निर्माण होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, एक मजदूर जितनी मेहनत करता है, एक पल्लेदार जितनी मेहनत करता है, सीमेंट के ट्रक उतारता है, रेलवे में जाके देखिए, रेल का पूरे डब्बे उतारता रहता है, दिन रात 24 घंटा उतार रहे हैं। उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सीमेंट के कट्टे 50-50 किलो के, चीनी के कट्टे, दाल के कट्टे उतारने वाले मजदूर, चढ़ाने वाले मजदूर, जो नीचे जमीन से वो ट्रक में चढ़ा रहे, ट्रेन में चढ़ा रहे, उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? फिर भी उन्हें डायबिटीज हो जाता है। क्यों हो रहा है? कारण है उसका, क्योंकि जब आप योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपका एक माइंड सेट हो जाता है कि मैं अपने शरीर के लिए, अपने लिए कर रहा हूं। उस वक्त आपके शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन का निर्माण होता है, जो सारे सिस्टम को सेट करता है, सारे सिस्टम को हैप्पीनेस करता है। तो वो जो एक्सरसाइज करना है वो हैप्पीनेस हार्मोन के लिए करना चाहिए। व्यायाम, रनिंग इत्यादि जो भी चीजें हैप्पीनेस हार्मोन के लिए करना चाहिए। ये न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है। हम समझते हैं कारण, टाइप 2 का कारण। अभी तो हमने बहुत सारी बातें करी टाइप 2 को लेकर। तो ये जो बातें करी, जितनी भी बातें हम लोगों ने इससे पहले करी थी टाइप 2 को लेकर जो सेशन में, वो था न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए, कि टाइप इसके कारण से, पेन क्रियाज के कारण से, लीवर के कारण से, बीटा सेल्स के कारण से, रिसेप्टर्स के कारण से इंसुलिन डायबिटीज हो सकती है ना। मगर ये जो चीजें हैं ये सबके लिए है, यानी कि हमें पेशेंट से भी पूछना है, इसके अलावा हमें भी फॉलो करना है, इसके अलावा लोगों को बताना भी है, और उसी के जरिए हम डायग्नोस करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कारणों को समझना है। इंसुलिन, जो इंसुलिन है प्रतिरोधक, इंसुलिन प्रतिरोधक का मतलब क्या हो गया? 2 तरीके से सोचना है हमें कि इंसुलिन प्रतिरोधक का मतलब है कि कहीं पेन क्रियाज में कहीं इंसुलिन कम तो नहीं बन रहा है, या इंसुलिन बन रहा है मगर जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब नहीं, पहचान नहीं रही है, इंसुलिन को पहचान नहीं रही है ना। आगे बढ़ते हैं। जब आपके शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा मोटापा अधिक होना, वजन का अधिक बढ़ना, यानी कि जो लोग मोटे हैं और अपनी लंबाई, उम्र के अनुसार ज़्यादा वजन है उनका, इन लोगों को शारीरिक निष्क्रियता, यानी कि व्यायाम इत्यादि ना करना, ज़्यादा समय बैठ के बिताना, ज़्यादा समय सो के बिताना, ज़्यादा समय बैठ के और आराम करके बिताते हैं। कुछ लोग काम करने कुछ नहीं जाते, निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, ना कभी व्यायाम करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना रनिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को भी डायबिटीज होता है। आनुवांशिक, पारिवारिक इतिहास, आनुवांशिक अर्थात डीएनए में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, और परिवार के लक्षण के कारण भी हो सकता है, अर्थात दादा दादी में या नाना नानी के परिवार में किसी को डायबिटीज होगा तो भी हो सकता है ना। उम्र के साथ साथ, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ भी डायबिटीज होना नॉर्मल बात है। संक्रमण के कारण, कोई ऐसा संक्रमण है या त्वचा संक्रमण है जिसमें बार बार संक्रमण आ जाता है, और एस्टेरॉइड जैसे दवाइयां खानी पड़ जाती है, तो लगातार एस्टेरॉइड खाने वालों को भी डायबिटीज हो जाता है। या लंबे समय तक संक्रमण जैसी बीमारियां बार बार आती हैं, तो उनको भी डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं, आ सकते हैं। लाइफ स्टाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं, लाइफ स्टाइल खराब होने के बारे में, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सही समय पे जागना नहीं, एक्सरसाइज इत्यादि ना करना, ठीक है ना। गलत आदतों के कारण भी, है ना। दवाइयों का साइड इफेक्ट,
एस्टेरॉइड जैसे कॉर्टिसोल दवाइयाँ जैसे का इस्तेमाल करने की वजह से भी हो सकता है, एस्टेरॉइड दवाई की वजह से भी हो सकता है। आहार के बारे में हम बता ही चुके हैं, आहार के बारे में कि आहार सही आहार नहीं लेते हैं, फास्ट फूड इत्यादि का सेवन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ हो सकता है। और इसके अलावा जो लोग आहार में वसा यानी कि फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्लोराइड का इस्तेमाल यानी कि मीठा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन का डिस्टर्ब होना, ऑर्गन का डिस्टर्ब होना, हाइपोथायराइडिज्म होना, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम जिसे महिलाओं में पीसीओएस कहते हैं, तो ऐसे भी क्रोनिक बीमारियों में भी डायबिटीज आ सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तो इन चीजों को लक्षण को पहचान के हम जब डायबिटीज पे काम करते हैं तो हम जल्दी से उन्हें लाभ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज शुगर बड़ी बीमारी नहीं है, शुगर बीमारी नहीं है, क्योंकि शुगर जब आप मीठा खाएंगे तो आपके शरीर में शुगर का बढ़ना नॉर्मल बात है। मेटाबॉलिक कमजोर के कारण, चयापचय क्रिया कमजोर होने के कारण शुगर जो होते हैं यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है यानी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कमजोर होने के कारण ये शुगर हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनते हैं वो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाते हैं। सेल्स तक ले जाने वाले हार्मोन जो काम करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिससे शुगर कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिज्म चयापचय यानी चयापचय चयापचय का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उनको एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ऑक्सीजन को CO2 यानी O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिनसे न्यू जो केमिकल बनते हैं यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो नए केमिकल जो बनते हैं अच्छे रासायनिक तत्व कार्य के लिए उपयोग होते हैं और कोशिकाओं में बने हुए पदार्थ खराब पदार्थ हैं जो ब्लड के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कोशिकाओं के सेल्स में होने वाले केमिकल परिवर्तन को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहा जाता है। पोषक तत्वों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका मेटाबॉलिज्म किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज को शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है ना। ये जो शुगर होते हैं कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की एक दीर्घकालीन बीमारी है जिसके कारण ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर जो है वो एक दिन में नहीं आता है, वो लंबे समय तक ब्लड में जब शुगर रहता है तो जब दीर्घकालीन रहता है तब जाके यह डायबिटीज होता है जिसके कारण ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कई बार इसमें इंसुलिन की कमी से आई बीमारी मानी जाती है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। पेनक्रियाज नामक ग्लैंड है जो कई सारे हार्मोन केमिकल बनाते हैं। इनमें से एक इंसुलिन है, बीटा सेल्स में बनने वाला केमिकल है। कई बार बीटा सेल्स में इंसुलिन ठीक से नहीं बनता है, कई सारे कारण होते हैं। डीजेनरेशन का कारण भी हो सकता है। आज जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, वो इसलिए सुन रहे हैं कि ताकि हमें जब आगे पढ़ाई हो तो उसमें हमें समझ में आने लग जाए। क्योंकि आगे जो हम डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें अंदर जाना है, अंदर पहुंचना है। तो जब तक हम सरल चीज़ों को नहीं पहचानेंगे तो हम अंदर कैसे गंभीर चीज़ों को पहचानेंगे। क्योंकि उसमें हम हार्मोन के बारे में बात करेंगे, कई सारे ऑर्गन के बारे में, केमिकल के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंसुलिन संदेश ले जाने वाला केमिकल होता है, ट्रांसपोर्ट करने वाला, संदेश ले जाने वाला होता है। खाने में जो भी मीठा पदार्थ होता है, चीनी, शक्कर, गुड़ इत्यादि कार्बोहाइड्रेट गुण होते हैं, मात्रा होती है, पचकर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में ग्लूकोज जब बढ़ेगा, जब ब्लड में इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करके शरीर के हर सेल्स तक ले जाता है, ताकि ग्लूकोज जो है कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा में बदला जा सके, एनर्जी में बदला जा सके, है ना। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। जब हाइपरग्लाइसीमिया आएगा तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो गई। जब हाइपोग्लाइसीमिया आएगा तो उससे पता लगेगा कि शुगर की कमी हो गई, यानी कि रक्त में शुगर की कमी है। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु होता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। शरीर के हर एक कोशिका में जाते हैं। इंसुलिन के माध्यम से ऊर्जा बनता है। खाना खाने से पहले फैट खाना खाने से पहले, यानी कि हमें कितना होना चाहिए खाना खाने, वो सॉरी इसमें लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ वो लिखा है, हाँ, हमारे शरीर के अंदर कितना ग्लूकोज होना चाहिए। फास्टिंग जो होनी चाहिए, यानी कि भूखे रहने के बाद जो ग्लूकोज होना चाहिए, वो 70 से 110, ये नया है। 70 से 110 जो है ये नया है, ठीक है। यह पीएच एसिड चेक करना चाहिए, यानी कि एसिड की, जिनके अंदर शुगर की बीमारी आते हैं उनके अंदर एसिडिक नेचर वाली बीमारियां भी आ जाती है। यानी कि जो इसका नेचर है, शुगर की बीमारी का जो कारण है वो कहीं ना कहीं एसिड भी है। इसके बाद यहां तक हमने इसको समझ लिया, ठीक है। शुगर के बारे में समझा हमने कि जो फास्टिंग शुगर होता है और पीपी शुगर होता है। इसके अलावा जो HbA1c आता है, HbA1c टेस्ट जो करवाते हैं हम लोग, इसके जरिए जो पता लगता है। एक होता है फास्टिंग, जिसमें खाने के 8 घंटे के अंदर अंदर हमें टेस्ट करवाना होता है, और एक खाने के 2 घंटे के बाद टेस्ट करवाना होता है। और एक होता है HbA1c जो है वो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर, यानी कि प्रोटीन में कितने ग्लूकोज चिपके हुए हैं उसकी मात्रा को काउंटिंग करके बताया जाता है। तो फास्टिंग में आता है 70 से 110, और जो दूसरा है वो 110 से 140 के बीच में, 150 के बीच में होना चाहिए। और जो HbA1c है वो जो पुराना रेट है वो 6.4 है, मगर जो WHO की जो नई गाइडलाइन है, जो भारत में लागू नहीं है, इसके अलावा अन्य देशों में लागू है, वो है 8.6 तक, है ना। डायबिटीज के लक्षण के लिए HbA1c का जो पहचान है वो है 8.46, ठीक है। मगर जो भारत की जो है HbA1c की वो 6.4 है, ठीक है। डायबिटीज के बारे में जाना हमने। कारण 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी पहचाना हमने कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो फिर इसमें थोड़े से और भी आते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज, और एक होता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज में आता है मेलिटस डायबिटीज मेलिटस। आप लोगों ने सुना होगा डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस का 2 रूप है, एक में शुगर ज़्यादा होता है और एक में एक में इंसुलिन ज़्यादा होता है और एक में इंसुलिन कम होता है। तो जिसमें इंसुलिन की मात्रा तो ठीक रहती है, मगर जो बॉडी है उसको पहचान नहीं रहा है, तो वो डायबिटीज मेलिटस में आता है। इसके अलावा डायबिटीज इंसिपीडिया जो टाइप 2 डायबिटीज में भी आता है। डायबिटीज इंसिपीडिया, इसमें रोगी को बहुत ज़्यादा यूरिन आता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है ADH हार्मोन।
जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। एडीएच हार्मोन की अधिकता के कमी के कारण, एडीएच हार्मोन की कमी के कारण यह डायबिटीज होता है। कौन सा? डायबिटीज इंसिपिडिया। इसमें क्या पहचान है? ये भी डायबिटीज की तरह ही होता है, ये भी डायबिटीज की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा लगता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें एडीएच हार्मोन अर्थात 2 पैरा देकर हम लोग इसमें इस समस्या को समाधान कर सकते हैं, 2 पैरा देकर। तो इंसिपीडिया के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर हम ज़्यादा समझने लगेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, जिससे कि हमें आराम से हमारे माइंड के अंदर घुसता चला जाए और हम इसको समझते चले जाए। तो आज को हम लोग यहीं तक रखेंगे कि जहाँ पर हम लोगों ने बात किया टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडिया, डायबिटीज मिलेटस के बारे में बात किया। तो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उसके बारे में जाना हम लोगों ने कि लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, है ना। इसके बाद अब हम जानेंगे टाइप 1 को बाद में पढ़ेंगे हम, टाइप 1 क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मगर अब इसमें हम पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडिया को और डायबिटीज मेलिटस को बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगले कल हम लोग इसके बारे में समझेंगे।